सुप्रीम कोर्ट में चल रही 3 दिन से इंटेंस हियरिंग ऑन वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 अब लीगल मसलों के अलावा रिलीजियस मसलों पर भी आ चुकी है, जहां सवाल सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि मजहबी भी हो गए हैं। तीसरे दिन की सुनवाई में एक बहुत ही गहरा सवाल और एक सिंबॉलिक क्वेश्चन सामने आया। क्या वक्फ सिर्फ एक चैरिटेबल डोनेशन है या इस्लाम का एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है? पिटिशनर्स और रिस्पोंडेंट्स और रिजॉइंडर्स तीनों साइड से डिबेट खत्म हो गई है, हियरिंग खत्म हो गई है, जिसके बाद CJI BR गवई लेड बेंच, जिसमें कि उनके अलावा जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मशी है, उन्होंने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया है रिगार्डिंग द इंटरिम स्टे ऑन दिस कंट्रोवर्शियल लॉ। पर इसके साथ बहुत सारे सवाल आ गए हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर वक्फ क्या होता है। वक्फ एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी या पैसे अल्लाह के नाम पे डोनेट कर देता है, एक तरह से आफ्टर लाइफ के लिए एक स्पिरिचुअल इन्वेस्टमेंट। हालांकि इसी बात को लेकर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में आर्ग्यू किया और कहा वक्फ इज अ डेडिकेशन टू गॉड फॉर आफ्टर लाइफ। Unlike other religions, वक्फ is a charity to God। उन्होंने कहा कि इस्लाम में ये सिर्फ एक चैरिटी नहीं है बल्कि डिवाइन ऑब्लिगेशन भी। लेकिन CJI बेंच ने इस आर्ग्यूमेंट को डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं किया। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल उठाया और हिंदुइज्म का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि इन हिंदुइज्म देयर इज मोक्ष, चैरिटी इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अदर रिलीजन्स टू। जिसके साथ ही जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मशी ने क्रिश्चियनिटी का जिक्र करते हुए बोला वी आर ऑल ट्राइंग टू गेट इनटू हेवन। मतलब ये कि सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि हर मजहब के लोग में कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल गोल्स होते हैं जिसमें दान और सेवा का कंसेप्ट होता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि वक्फ को रिलीजियस से क्यों लिंक किया जा रहा है, या फिर ये एक सेक्युलर एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सेप्ट है। यही तो सबसे बड़ा मुद्दा इस केस में बन गया है। अब पिटिशनर्स का कहना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना कि वक्फ एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। उनका मानना है कि किसी आउटसाइड अथॉरिटी का काम नहीं है कि किसी मजहब के प्रैक्टिस को डिफाइन करे। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल का एक पॉइंट यहाँ था कि अगर वक्फ को एक सेक्युलर कॉन्सेप्ट माना जाता है तो फिर मुस्लिम कम्युनिटी का इस पर एक्सक्लूसिव राइट कैसे होगा। उन्होंने बोला मुस्लिम्स विल बिकम माइनॉरिटीज ऑन बोर्ड्स मेंट टू गवर्न एस्पेक्ट ऑफ देयर रिलीजन। इस कंसेप्ट में एक और कंट्रोवर्शियल पॉइंट उठता है, वो है वक्फ बोर्ड का कंपोजिशन। नए लॉ के मुताबिक अब इन बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम्स को भी अपॉइंट किया जा सकता है, जो कि एक कंट्रोवर्सी का सोर्स बन गया है। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड्स का काम सेक्युलर एस्पेक्ट से डील करता है, प्रॉपर्टीज और एसेट्स का सेक्युलर मैनेजमेंट होता है, इसलिए रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन मायने नहीं रखती है। लेकिन पिटिशनर्स आर्टिकल 26 का यहाँ वायलेशन की बात करते हैं, जो हर रिलीजियस डिनोमिनेशन को अपने रिलीजियस अफेयर्स मैनेज करने का हक देता है। कोर्ट ने ये भी सवाल सेंटर से डायरेक्टली पूछा कि विल मुस्लिम्स बी ऑन हिंदू बोर्ड्स से ओपनली। मतलब अगर वक्फ बोर्ड्स में नॉन मुस्लिम मेंबर्स आ सकते हैं तो क्या टेम्पल में भी ये सुविधा मिलेगी? टेम्पल एंडाउमेंट्स, हिंदू एंडाउमेंट्स में ये प्रोविजन आ सकता है क्या कि वहाँ भी नॉन हिंदू मेंबर्स अपॉइंट किए जा सके? लोगों का मानना है कि ये क्लियरली एक डबल स्टैंडर्ड है। और वहीं आते हैं तीसरे इम्पोर्टेंट कंट्रोवर्शियल पॉइंट पर, जो कि है रिलीजियस प्रूफ का। अब नए लॉ में ये लिखा गया है कि सिर्फ वही मुस्लिम वक्फ में डोनेशन दे सकते हैं जो कम से कम 5 साल तक प्रैक्टिसिंग इस्लाम हो। अब नए लॉ में लिखा गया है कि सिर्फ वही मुस्लिम वक्फ में डोनेशन दे सकते हैं जो 5 साल से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर रहे हो, वो भी एक्टिवली। पिटिशनर्स ने इस बात पर भी ताना मारा और कहा कि भाई वो आस्क फॉर प्रूफ ऑफ रिलीजन। सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने इस क्लॉज को टेरर इन्फ्यूज्ड प्रोविजन कहा है। उनका कहना था कि इंडाउमेंट्स आर देयर इन एवरी रिलीजन which religious endowment ask for such proof। जिसके बाद एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वक्फ बाय यूजर का। पहले वक्फ बोर्ड्स किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर सकते थे अगर ये देखा जाए कि वो जगह हिस्टोरिकली मुस्लिम के रिलीजियस या चैरिटेबल पर्पस के लिए यूज हुई हो, वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के। और इसी प्रोविजन को नए लॉ ने कम्प्लीटली हटा दिया है। गवर्नमेंट का कहना है कि 1954 एक्ट में, जो कि वक्फ एक्ट है, उसमें वक्फ बाय यूजर को स्टैट्यूट का पार्ट बनाया गया था और इसलिए नए लॉ के थ्रू उसे हटाना लीगली अलाउड है। अगर लॉ उसे ला सकता है तो लॉ उसे हटा सकता है। ये था सेंट्रल गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट इन दी सुप्रीम कोर्ट हियरिंग। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि इसका मिसयूज डेंजरस हो सकता है। कुछ लोग इस प्रोविजन के रिमूवल को एक्सेप्ट भी करते हैं और अग्री भी कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मिसयूज देखने को मिला था। बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया जाता था। अब सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में तमिलनाडु से एक वुमेन पिटिशनर ने कोर्ट में ये भी कहा कि उनके गांव की पूरी लैंड
इंक्लूडिंग एक छोला डायनेस्टी के टाइम का हिंदू मंदिर को वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया था। ये क्लेम कंट्रोवर्सी का एपिसेंटर बन गया था क्योंकि ये क्लियरली एक मजहब के राइट्स पे दूसरे मजहब के लीगल राइट्स का असम्पशन था। इसी बात को हाईलाइट करते हुए सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में एसजे तुषार मेहता ने कहा भी था कि इसी वजह से ये नया लॉ लाया गया है। अब सवाल उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस केस पर, इस लॉ पर इंटरिम स्टे लगा सकती है? गवर्नमेंट ने पहले ही वार्न कर दिया है कि वो किसी भी स्टे को चैलेंज करेगी, अब वो पार्शियल हो या कंप्लीट। अप्रैल में ही सेंटर ने बोला था, कोर्ट्स डू नॉट हैव अथॉरिटी टू स्टे स्टैट्यूटरी प्रोविजंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी फॉर लॉज पास्ड बाय पार्लियामेंट। इसका मतलब ये है कि जब तक कि फाइनल जजमेंट नहीं आता तब तक लॉ को वैलिड माना जाना चाहिए। अब ये आर्गुमेंट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ के एक बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल से जुड़ा हुआ है, बैलेंस ऑफ पावर से, स्पेशली बिटवीन द जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। लेकिन पिटिशनर्स का कहना है कि अगर ये लॉ क्लियरली मजहबी हकों को वायलेट करता है तो एटलीस्ट उसका इम्प्लीमेंटेशन तो रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के सामने अब तक ऑलमोस्ट 200 प्लस पिटिशंस आई है, जिसमें से उन्होंने कुछ को क्लब करके इस मामले की हियरिंग शुरू की है। अब इस पिटिशंस में कुछ लोग या तो इस लॉ के फेवर में हैं, कुछ लोग इसे आउटराइटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल कह रहे हैं। अब ये पिटिशंस मेजरली 3 पॉइंट्स के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। पहला है वक्फ का सेक्युलर वर्सेस रिलीजियस नेचर, दूसरा है नॉन मुस्लिम्स का वक्फ बोर्ड्स में अपॉइंटमेंट, तीसरा है सिर्फ मुस्लिम्स का डोनेशन दे सकना। अब ये लॉ अप्रैल में पार्लियामेंट द्वारा पास हुआ था। काफी हीटेड डिबेट्स और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बाद अब हमने लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेज में देखा था कि कितनी हीटेड डिबेट्स हुई थी। 15-20 घंटे की सेशंस चली थी, तब जाकर दोनों हाउसेज से ये बिल पास हुआ था। अब सरकार का कहना है कि ये लॉ ट्रांसपेरेंसी और जेंडर इक्वलिटी को इंश्योर करता है, लेकिन अपोजिशन इसे एक ड्रैकोनियन लॉ कह रही है, एक तरह से टारगेटेड लेजिस्लेशन जिसका अल्टीमेट इफेक्ट माइनॉरिटी राइट्स पे पड़ेगा। तो पिक्चर अभी बाकी है। सुप्रीम कोर्ट का फाइनल इंटरिम ऑर्डर क्या कह सकता है? क्या वे इस एक्ट के कुछ प्रोविजंस पर स्टे लगाएंगे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉइंट से अग्री करेंगे कि प्राइमा फसाई यहाँ पर किसी भी तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी देखने को नहीं मिल रहा है? पर सवाल यही है जो लोगों के मन में है कि क्या एक स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट इतना किसी रिलीजियस कम्युनिटी के रिलीजियस राइट्स में इंटरफेयर कर सकती है? और सवाल शायद यहाँ पर ये भी है कि क्या ये सेक्युलर मामला है या रिलीजियस मामला? अब ये केस सिर्फ वक्फ या मुस्लिम्स तक सीमित नहीं रहेगा, ये डिफाइन करेगा कि आगे जाके जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच का बैलेंस कैसे मेंटेन रहेगा और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को किस हद तक प्रोटेक्ट किया जा सकता है। आखिर में एक मेन सवाल ये है कि क्या वक्फ एक स्पिरिचुअल कमिटमेंट है या सिर्फ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का सिर्फ एक मॉडल? अब इस वक्त हियरिंग पर एडवोकेट्स की क्या राय रही है, चलिए एक नजर डालते हैं। 55 में 1954-1955 में जब एक वक्फ एक्ट में संशोधन होकर के दोबारा से वक्फ एक्ट आया था, 1954 हाँ, उसके अंदर एक ये थी कि वक्फ बाय यूजर हो या बाकी भी हो, वक्फ की प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी था। और तो 1954 में है रजिस्ट्रेशन जरूरी। जी जी बिल्कुल। तो इस चीज को सीजेआई ने भी इस पॉइंट को पिक किया और उन्होंने कपिल सिब्बल से पूछा भी है। ये पूछा भी गया कि जब 1954 के एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी था तो आपने उन प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया? तो उनका ये जवाब था कि भाई अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाता है तो बोर्ड नहीं, मुतावली जो केयर टेकर है उस प्रॉपर्टी का वो जिम्मेवार है और सिर्फ उसके ऊपर 25,000 की पेनल्टी है। तो इस तरीके से फिर उसके बाद ये पूछा गया कि भाई आप ये बताइए कि कौन का मतलब क्या होगा अगर कानून को लागू बोर्ड नहीं कर रहा है? बिल्कुल। और जो वक्फ एक्ट है, जो वक्फ की प्रॉपर्टी है और वक्फ बाय यूजर है, तो उसका क्रिएटर कौन है? तो उन्होंने कहा कि ऐसे किसी भी तरीके का कोई दस्तावेज नहीं है कि कौन वक्फ बाय यूजर का क्रिएटर है। बस उसका जो कंसेप्ट ये है कि आज कस्टोडियन कौन है प्रॉपर्टी का। तो अगर आज कोई भी प्रॉपर्टी पे का कब्जा है तो और उसके पास कोई कागज नहीं है, तो सीजीआई ने इस चीज को पॉइंट किया कि आप ये कैसे बताएंगे कि एग्जैक्ट कस्टोडियन कौन है, कि आपने जमीन पे अधिग्रहण किया, आप किसी की जमीन पे कब्जा करके बैठ गए और 5 दिन के बाद आपने किसी और को हैंड ओवर कर दिया और फिर आप 60 साल के बाद पूछेंगे कि हमारे पास कागज नहीं है, हम बैठे हुए हैं, ये कानून की दलील है। तो वो हर रूप से नाकाम रहे इस चीज को जस्टिफाई करने में और हमें पूरी उम्मीद है। अब व्यूअर्स आपकी इस मामले में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।